नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 एमपी से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं खबरें विस्तार से। भोपाल में बीजेपी दफ्तर में अहम बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रभारी टी मुरलीधर राव और राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से पार्टी के 10% जन आधार को बढ़ाने पर फोकस किया गया। बैठक में यह तय हुआ है कि बीजेपी के बड़े नेताओं को बूथों पर कुछ वक्त गुजारना होगा। बूथ विस्तारक योजना के तहत 20 से 30 जनवरी तक करीब 20,000 नेता 10 दिन हर बूथ पर 10 घंटे का समय देंगे। इस दौरान हर बूथ से जानकारी जुटाई जाएगी। बीजेपी संगठन ने संगठन ऐप भी बनाया है, जिस पर बूथों की जानकारी इकट्ठा की जाएगी। इसके अलावा बीजेपी अपने पितृ पुरुष कुशाभाऊ ठाकरे की स्मृति में 1 साल तक चलने वाला संगठन पर्व मना रही है। इसकी तैयारी को लेकर भी समीक्षा की गई। राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत 1 दिवसीय दौरे पर जबलपुर पहुंचे, जहां मोहन भागवत का काफिला संघ के महाकौशल प्रांत के मुख्यालय केशव कुटी पहुंचा। मोहन भागवत का पूर्व निर्धारित ये दौरा बेहद गोपनीय रखा गया। मोहन भागवत के इस 1 दिवसीय दौरे से मीडिया को पूरी तरह दूर रखा गया। दरअसल पहले 14 जनवरी से 16 जनवरी संघ के स्वतंत्र नाद कार्यक्रम में मोहन भागवत को शामिल होना था, लेकिन बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते संघ ने कार्यक्रम को रद्द कर दिया था। लेकिन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक मोहन भागवत 1 दिवसीय दौरे पर जबलपुर आए हैं। यहां मोहन भागवत का केशव कुटी में महाकौशल प्रांत के संघ नेताओं ने अभिनंदन किया। इसके बाद केशव कुटी के एक बंद कमरे में मोहन भागवत ने महाकौशल प्रांत के संघ नेताओं से मुलाकात कर संघ के कामकाज समेत अन्य गतिविधियों की जानकारी ली। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना दौरे पर रहे। इस दौरान तोमर ने यूपी चुनाव के लिए टिकटों की घोषणा को लेकर मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूपी समेत 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी में टिकट एक चयन प्रक्रिया है, उसी के आधार पर वरिष्ठ नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश के टिकटों की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में टिकटों की जो लिस्ट जारी हुई है, उसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। तो वहीं तोमर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी सरकार ने यूपी के सभी इलाकों में विकास किया है। कांग्रेस, सपा और बसपा का इस चुनाव में पता नहीं चलेगा। बीजेपी प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश चुनाव जीतेगी। मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी हुई है वो अच्छी है। उसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है और चुनाव शुरू होगा तो भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से सरकार बनाने में सफल है। राजधानी में पुलिस कमिश्नर सिस्टम को हाईकोर्ट बनाने की तैयारी हो गई है। अब भोपाल पुलिस अत्याधुनिक तकनीक के जरिए लोगों को बड़ी सहूलियत देने जा रही है। दरअसल ना तो अब बयान के लिए थाने के चक्कर लगाने होंगे और ना ही कागजातों के लिए बार बार थाने में आना होगा। अब पुलिस ने एफआईआर आपके द्वार की सौगात के बाद वीडियो कॉलिंग के जरिए बयान बनाने की भी व्यवस्था कर ली है। यह सुविधा महिलाओं, बुजुर्गों और नॉन सिटी रेजिडेंट्स लोगों के लिए होगी। भोपाल एडिशनल पुलिस कमिश्नर सचिन अतुलकर ने बताया कि इसके अलावा अब डिजिटल डॉक्यूमेंट सिस्टम पर भी काम किया जाएगा, जिसे लेकर पुलिस ने काम शुरू भी कर दिया है। जल्द ही यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। वीडियो के माध्यम से स्टेटमेंट्स या डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से उसका जो साक्ष्य संकलन है, जो उसमें जानकारी पुलिस को चाहिए वो प्राप्त की जाए, जिससे कन्वीनियंट रहेगा शिकायतकर्ता के लिए भी और साक्ष्य का स्तर भी है, मुझे लगता है कि अच्छा पड़ेगा। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को शुरू हुए आज 1 साल पूरा हो गया है और वैक्सीनेशन ड्राइव के 1 साल पूरा होने के मौके पर मध्य प्रदेश में 1 साल पूर्ण सुरक्षा संपूर्ण कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजधानी भोपाल के जिला अस्पताल जेपी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन का बैच पहनाया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि पहले जब महामारी आती थी तो हमें वैक्सीन के लिए दूसरे देशों की ओर देखना पड़ता था, पर इस बार पीएम मोदी के सहयोग से वैज्ञानिकों ने स्वदेशी वैक्सीन बना डाली। आज वैक्सीनेशन को पूरा 1 साल हो चुका है और इस बीच हमने 11 बार वैक्सीनेशन महाअभियान भी चलाया। अब तक प्रदेश की लक्षित आबादी को 97% को पहला डोज लग चुका है और दूसरे डोज की पेंडेंसी को कम किया जा रहा है। उन्होंने सभी हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और उन सभी लोगों के प्रति भी आभार जताया जिन्होंने इसमें मदद की। और अप्रैल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टास्क फोर्स बना दी टीका के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए, और धन्य भारत के वैज्ञानिकों, अगर अवसर मिल जाए तो चमत्कार कर देते हैं। स्वदेशी टीका बन के तैयार हो गया, हमारी अपनी वैक्सीन बन गई और न केवल बनी
बल्कि 16 जनवरी 2021 से लगना शुरू हो गई। कुल मिला के 10,72,00,000 डोज अब तक, मतलब 15 जनवरी 2022 को दोपहर के 3:30 बजे तक 10,72,00,000 डोज लग चुके हैं। पहला डोज 5,32,00,000 लोगों को, दूसरा डोज 5,08,00,000 लोगों को। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। तीसरी लहर में बच्चों में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 31 जनवरी तक बच्चों के स्कूल बंद कर दिए हैं। हालांकि अभी 10वीं और 12वीं के एग्जाम को लेकर सस्पेंस बरकरार है। एग्जाम को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। विभाग के अधिकारियों की माने तो अभी तक परीक्षाओं को लेकर अलग से प्लान नहीं बनाया गया है। 31 जनवरी तक कोरोना की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अगर 31 जनवरी तक कोरोना का पीक नहीं आता है तो फरवरी में पीक आने की आशंका है। ऐसे में फरवरी के मध्य में होने वाली एमपी बोर्ड की परीक्षा की तारीखें आगे खिसक सकती है। बता दें कि मध्य प्रदेश में पहली बार 10वीं 12वीं की परीक्षाएं फरवरी में करवाने वाले थे, लेकिन 10वीं के एग्जाम 18 फरवरी और वहीं 10 मार्च तक वो होने वाले थे और 12वीं के 17 फरवरी से 12 मार्च तक होंगे। इंदौर में शनिवार को कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में बड़ा उछाल देखने को मिला था। इसी बीच इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा है कि फिलहाल कोरोना संक्रमण की संख्या के लिहाज से वो बढ़ता हुआ जरूर नजर आ रहा है, लेकिन अस्पतालों पर मरीजों का दबाव नहीं है। हालांकि उन्होंने ये चिंता जरूर जताई है कि अगर भविष्य में अस्पतालों पर मरीजों की संख्या का भार पड़ता है तो स्थिति जरूर चिंताजनक हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि सभी लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें। दरअसल इंदौर में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या चिंता बढ़ा रही है। शनिवार को भी इंदौर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1800 से अधिक आई। हालांकि अभी कोरोना के 115 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। हॉस्पिटल में एडमिशंस नहीं बढ़े हैं। पूरा चीजें डिपेंड करती हैं कि हॉस्पिटल में एडमिशंस किस प्रकार से बढ़ रहे हैं। ऐसा कोई भी पेशेंट अभी नहीं आ रहा है जो ओमिक्रॉन से, बहुत ही कम पेशेंट हैं। वो भी पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको कोमोर्बिडिटी है, अन्य कॉम्प्लिकेशंस है। बाकी सभी लोग अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके होम आइसोलेशन में सभी ठीक हो रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर आपको इंदौर से बता दें, मेदांता हॉस्पिटल में आग लगी है। अस्पताल के आईसीयू वार्ड में आग लगी है। चौथे फ्लोर पर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है और मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कराया गया है। बताया जा रहा है कि आईसीयू में 10 मरीज भर्ती थे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी दीपक से। दीपक, ताजा हालात कैसे हैं? मेदांता हॉस्पिटल में आग लगने की खबर मिली है। देखिए, फिलहाल राहत की बात है कि आग को बुझा लिया गया है और जो पेशेंट है उन्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। दरअसल शाम को आईसीयू के फोर्थ फ्लोर पर स्थित जो आईसीयू है वहां पर अचानक से धुआं निकलता दिखा और शॉर्ट सर्किट से आग निकलने की बात आई थी। और उसके बाद हॉस्पिटल में उस समय काफी हड़कंप मच गया था, क्योंकि तुरंत ही जितने भी पेशेंट्स हैं उनको दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जाना था और सभी को शिफ्ट कर दिया गया और फिलहाल जो है आग, उस पर भी काबू पा लिया गया है। जी शुक्रिया दीपक पूरी जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि मेदांता हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में आग लग गई थी। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगना बताया गया और जैसा कि हमारे सहयोगी दीपक जानकारी दे रहे थे कि राहत की बात यह है कि समय रहते ही आग पर काबू पा लिया गया है और जो मरीज आईसीयू वार्ड में भर्ती थे उन्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। भोपाल समेत पूरे प्रदेश में निर्धारित दरों से लगभग आधे दामों पर आप अपने आशियानों को अब खरीद सकेंगे। ये सौगात मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के प्रोजेक्टों में मिलेगी। दरअसल हाउसिंग बोर्ड के पूरे प्रदेश में करीब 1,500 करोड़ रुपए से अधिक की ऐसी संपत्ति है जो बीते 10 सालों से अधिक समय में बिक नहीं पाई है। लिहाजा इन रेडी टू पोजेशन प्रॉपर्टी को अब हाउसिंग बोर्ड आधी कीमत पर बेचने की तैयारी कर रहा है। इसमें न सिर्फ आवासीय बल्कि व्यावसायिक निर्माणों में शामिल दुकानें भी हैं। हाउसिंग बोर्ड की नई नीति में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि सैकड़ों प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनमें कई बार विज्ञापन जारी करने के बाद भी लोगों ने इन्हें खरीदने के लिए कोई रुचि नहीं दिखाई। लिहाजा विज्ञापन और इनके रखरखाव में बोर्ड को बड़ी रकम फिजूल में खर्च करनी पड़ रही है। साथ ही आवासों की स्थिति भी साल दर साल खराब होती जा रही है। लिहाजा अब इनको बेचने के लिए दाम कम किए जा रहे हैं। ये दाम भी वर्तमान या बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई कीमतों से 60 से 30% तक कम होंगे ताकि सालों से बिना बिकी प्रॉपर्टी को जल्द से जल्द बेचा जा सके। आइए देखते हैं बिग न्यूज।
भारत के युवा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने बड़ा उलटफेर करते हुए विश्व चैंपियन लो कीन यीव को फाइनल में हराकर इंडियन ओपन साल 2022 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब अपने नाम कर लिया है। लक्ष्य ने ये मैच 24-22, 21-17 से जीतने वाले तीसरे भारतीय पुरुष खिलाड़ी हैं। उनसे पहले 1981 में प्रकाश पादुकोण और फिर साल 2015 में किदाम्बी श्रीकांत ने पहला सुपर 500 चैंपियनशिप खिताब जीता था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आने वाले गणतंत्र दिवस परेड के लिए पश्चिम बंगाल की प्रस्तावित झांकी की अस्वीकृति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र के जरिए परेड में पश्चिम बंगाल के स्वतंत्रता सेनानियों की झांकी को शामिल करने का प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है। साथ ही झांकी को खारिज करने पर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना जारी है। उन्होंने अपने ट्विटर पोल का रिजल्ट साझा करते हुए कहा कि बीजेपी की नफरत भरी राजनीति देश के लिए बेहद हानिकारक है। दरअसल राहुल गांधी ने शनिवार को ट्विटर पर एक पोल शुरू किया था। राहुल गांधी ने इसके लिए बेरोजगारी, टैक्स वसूली, महंगाई और नफरत का माहौल के तौर पर लोगों को 4 विकल्प दिए थे। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले लोग दंगा करते हैं, बीजेपी में शामिल होने वाले लोग दंगाइयों को पकड़ते हैं। और आइए अब देखते हैं कुछ दूसरी खबरें। उज्जैन में चाइना डोर से गला कटने से युवती की मौत के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिस पर आज सुबह शहर के तोपखाना क्षेत्र और शास्त्री नगर के चाइना डोर बेचने वालों पर कार्रवाई करते हुए मकान और दुकानों को ध्वस्त किया गया। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने मिलकर कार्रवाई करते हुए चाइनीज मांझा बेचने वाले आरोपियों के मकानों और दुकानों को ध्वस्त किया। इधर खंडवा में मोघट थाना पुलिस ने इमलीपुरा और खड़गपुरा क्षेत्र की आधा दर्जन से ज्यादा दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की। कार्रवाई में पुलिस ने दुकानों से बड़ी मात्रा में पतंग उड़ाने का चाइनीज मांझा भी जब्त किया। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उज्जैन की और खंडवा की। कई घरों को गिराया गया है उज्जैन में, यहाँ पर चाइनीज मांझे को लेकर ये कार्रवाई की गई है। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको खंडवा की दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी कई दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। नगर निगम की टीम और पुलिस की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है। अब बात सतना की। सतना के अमरपाटन थाना क्षेत्र के इटमा नदी के पास एक ट्रक ऑटो के ऊपर आज ट्रक पलट गया। इससे ऑटो चालक समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ट्रक में धान लोड था। ये ट्रक अमरपाटन से सतना की ओर जा रहा था। इसी दौरान जब ट्रक इटमा नदी के पास पहुंचा तो ऑटो ट्रक के बगल से गुजर रहा था। तभी ट्रक ड्राइवर ने ओवरटेक करने की कोशिश की और ट्रक पलट गया। ऑटो में 2 महिलाएं, एक बच्चा और एक युवक बैठे हुए थे। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकलवा चुकी है। एक घायल जिसका पैर कट गया है उसे अस्पताल भेजा गया। ऑटो में सवार सभी लोग अमरपाटन में लकवा का इलाज कराने के लिए गए थे। एक धान से लदा हुआ ट्रक है जो एक ऑटो के ऊपर पलट गया है, जिसमें ऑटो के अंदर दब जाने से 3 लेडीज और एक जेंट्स की मौत हो गई है। एक घायल है जिसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। यहाँ रेस्क्यू के लिए हम लोग आए हुए थे। ये इलाज के लिए आए थे, कहीं पर इलाज के लिए आए थे सतना, और उसके बाद वापस जा रहे थे तभी ऑटो के ऊपर ट्रक पलट गया। इंदौर के छिपरा थाना इलाके में छत्तीसगढ़ की रहने वाली युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि यहां के बिल्डर और उसके दोस्तों ने युवती को 1.5 महीने तक फार्म हाउस पर बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही आरोपियों ने युवती को प्रताड़ित कर उसे सिगरेट से भी जलाया। युवती के मुताबिक फार्म हाउस का मालिक राजेश विश्वकर्मा उसे शादी का वादा कर उसे फार्म हाउस पर ले गया था। फार्म हाउस पर उसके दोस्त अंकेश बघेल, विवेक विश्वकर्मा और विपिन भदौरिया भी आते जाते थे, जिसके बाद आरोपियों ने उसके साथ रेप किया और उसे धमकी देकर छत्तीसगढ़ छोड़ाए। युवती ने इंदौर पहुंचकर आरोपियों की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 अन्य आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। मामले में छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पीड़िता की हत्या करने के लिए पहुंचा था। पीड़िता रहने वाली रायपुर की है। रिपोर्ट दर्ज कराई थी अनावेदकों के खिलाफ। 4 लोग हैं उसमें कि मेरे साथ शादी का झांसा देकर मेरे साथ रेप किया। तो हम लोगों ने 4 आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। 2 आरोपी तत्काल गिरफ्तार कर लिए गए। 2 आरोपियों के लिए टीम गई है। और आज उसके परिवारजन आए कि 2-3 लोग हमें मारने के लिए ऐसे घूम रहे हैं, जिस पर से हमने पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए
एक आरोपी जो कि 24 केस हैं उसके ऊपर नागदा थाने में, और वहाँ का जिला बदर और इन फरारी बदमाश है विपिन भदौरिया, उसको हम लोग गिरफ्तार किया है। जबकि एक आरोपी को पकड़ा गया है जो एमपी से कनेक्टेड है। जब डिटेल जांच करवाया तो ये पता चला कि वो जो लड़की है वो शादी करके, जो भी गलत तरीके शादी करके वो एमपी लेके गया था, वहाँ उसके साथ बहुत अत्याचार किया गया है। तो जब उसके मोबाइल भी जब्त किया गया तो उससे कुछ ऐसे एविडेंस मिले कि उसमें हम ये एंगल से देख रहे हैं कि कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला तो नहीं है। अब खबर मुरैना से, जहां एक ट्रांसपोर्ट व्यापारी ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मृतक का नाम शैंकी करवार था। एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है जिसमें उसने पूर्व डीएसपी महेंद्र शर्मा और उनकी पत्नी ममता पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इस मामले में मृतक के परिजनों ने थाने का घेराव कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी महेंद्र शर्मा और उनकी पत्नी पर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला दर्ज कर लिया है। सुसाइड नोट में पूर्व डीएसपी और उनकी पत्नी पर प्रताड़ित करने और 20 लाख रुपए मांगे जाने की बात लिखी है। मृतक के परिजनों की माने तो उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। सुसाइड नोट में उसने लिखा है कि रिटायर्ड डीएसपी महेंद्र शर्मा, उनकी पत्नी ममता शर्मा ये काफ़ी लंबे समय से उसे प्रताड़ित कर रही थी और ब्लैकमेल कर रही थी और करीब 20 लाख रुपए की मांग लंबे समय से वो कर रहे थे। इस कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। सुसाइड नोट देखा तो वहाँ ये जानकारी प्रकाश में आई, एक रिटायर्ड डीएसपी हैं श्री महेंद्र शर्मा और उनकी पत्नी ममता शर्मा के खिलाफ उसने जिम्मेदार बताते हुए सुसाइड लिखा है। उन्होंने लिखा है कि बहुत दिनों से ब्लैकमेल कर रहे थे, अंततः वो गोली मार के आत्महत्या कर रहा है। उनके खिलाफ 306, 388 का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। वन्य प्रेमियों को भोपाल वन विहार नेशनल पार्क प्रबंधन ने बड़ी सौगात दी है और नेचर ट्रेल की शुरुआत की है। दरअसल वन विहार प्रबंधन ने वन विहार में एक अलग से मार्ग बनाया है जिसे नेचर ट्रेल नाम दिया गया है। ये मार्ग मुख्य मार्ग से अलग है और वन विहार के उन अंदरूनी भाग से होकर गुजरता है जहां से वन्य जीवों को नजदीक से देखा जा सकता है। 2.5 किलोमीटर करीब लंबा ये मार्ग वन विहार के पक्षी व्याख्यान केंद्र, तितली पार्क, सर्पबाड़ा, बारहसिंगा बाड़ा और घड़ियाल मगरमच्छ बाड़ा से होकर गुजरता है। इस मार्ग के जरिए घूमने का मैनेजमेंट ने 250 से 500 रुपए किराया रखा है। इस दौरान वन विहार के विशेषज्ञ वन्य प्राणियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी देंगे। प्राणी सप्ताह के दौरान जो समापन कार्यक्रम हुआ था उसमें संकल्प लिया था कि हम अपने पर्यटकों को वन, वन्यजीव और पर्यावरण से और इसके विभिन्न घटकों से परिचय कराने के लिए एक प्रकृति पथ का निर्माण करेंगे और वो कार्य हम लोगों ने कर लिया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।